हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ टैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर जेआईबी क्लियर हो गया। दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि सबसे पहली बात है जेआईबी एग्जामिनेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफिकल्ट होता जा रहा है, एंड साथ ही साथ आप लोगों ने उसको टाइमली क्लियर किया है। देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। कई ऐसे लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था कि नहीं, बस आई डोंट वांट टू गिव दिस एग्जामिनेशन एनी मोर, मेरे को अभी इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना है। ऑल दोज पीपल जिन्होंने उस फोकस के साथ में अपना एग्जामिनेशन क्लियर किया, वो बहुत बड़ी बात है। प्लस गिविंग एग्जामिनेशंस विद योर जॉब्स प्रोवाइडेड, हर चीज़ में अब डिमांडिंग हो चुकी है ऑर्गेनाइजेशंस, उसके साथ में एक एग्जामिनेशन क्लियर करना खुद में एक अचीवमेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज टू कंग्रेचुलेट यू। नंबर टू, अब आप सोचिए, आपने अपने लिए एक चेक पॉइंट क्लियर कर लिया है ना। अब ये चेक पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके लिए और कई रास्ते खोलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन रास्तों के लिए जहां पर आपकी जेआईबी अगले लेवल पर लीड करती है। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट योर सीआईबी एग्जामिनेशन, और आपको क्या परस्यू करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी इस टाइम पर अभी पेपर देना चाहिए या बाद में दिए जा सकते हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आंसर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर चुके होंगे, आप विश्वास रखते हैं कि आई रियली वांट टू कंटिन्यू, बिकॉज एक बार मोमेंटो बन चुका है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, उस समय आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर और यू कैन डाउनलोड द PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ CIB नवंबर 2020, जो पिछले निकले हैं 2024 के, आप एग्जामिनेशन के देख सकते हैं, ताकि ना आपको आइडिया हो जाए कि CIB के एग्जामिनेशन का पूरा है क्या। क्योंकि हमारा माइंड बड़ा प्यारा है इस चीज़ में, जिस चीज़ में इंटरेस्ट बन जाता है उसमें जो चीज़ जितना मर्जी टाइम लगवा लो, जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता फिर वो की नहीं जाती। तो इस चीज़ को समझते हुए तो आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जा सकते हैं और वहां से आप उसको ले सकते हैं। दैट इज़ अवेलेबल फॉर एब्सोल्युटली फ्री। तो दिस विल बी गाइडिंग यू, और एक तरह से वो हो जाता है ना, चेक पॉइंट बन जाता है कि चलो मैंने डाउनलोड कर लिया। तो दैट इज़ हाउ आई एम स्टार्टिंग विद माई CIB प्रिपरेशन। So let's talk about the next step, that is your CIIB एग्जामिनेशन। अब CIB एग्जामिनेशन कब है? नवंबर के अंदर आपका नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है। तो क्या मुझे CIB देना चाहिए? क्योंकि अभी तो JIB दिया है, इतना मुश्किल काम होता है, पहले एक चीज के लिए पढ़ो और एंड मोमेंट पर चाहे मैं हमने पढ़ाई की हो, बिकॉज बहुत से बैंकर्स होते हैं जिन्होंने बिल्कुल लास्ट में, लास्ट मंथ में शुरू किया होता है, और कई बार उस पे प्रिपरेशन में भी ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इतना सारा सिलेबस, प्रेशर। क्या ये वर्थ इट है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए, आपने अभी अभी JIB पढ़ा, अभी फ्लो बना हुआ है, इस समय CIB शुरू करते हुए ना प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो। आप पहले पढ़ना छोड़ोगे, अगले साल के बारे में सोचोगे, फिर क्या होगा, एक प्रोक्रेस्टिनेशन वाला मोड आ जाता है। और प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी चीज है, एक बार शुरू होगी ना तो वो चलती जाती है। आज करे सो कल कर बड़ी जल्दी बन जाता है। तो व्हाट डू वी डू फॉर दिस? सी, आप अभी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हैं वेर यू हैव स्टार्टेड वन पर्टिकुलर स्टडीज, सो यू नो कि वंस यू हैव जस्ट गिवन द JIB एग्जामिनेशन, यू बिकम एलिजिबल फॉर CIB एग्जाम। ठीक है, तो आपके पास, यू आर अ मेंबर ऑफ IIBF, यू हैव क्लियर्ड JIB एग्जामिनेशन, सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, कि आपको प्रिपरेशन में ये हेल्प करेगा। ठीक है, और साथ साथ जो एम्प्लॉयज है बैंक के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, उनके लिए अवेलेबल है। एंड देन ये क्लियर कर सकते हैं आप विद इन 5 कंसिक्यूटिव अटेम्प्ट्स या 3 इयर्स इसके रजिस्ट्रेशन के लिए। फायदा क्या है? आपने अभी JIB दिया, JIB का सारा बेसिक बना हुआ है, CIB उसी का लेवल है अगला। तो यानी आपकी फाउंडेशन तो हो गई ना। जब आपकी फाउंडेशन डल ही गई है तो ऊपर बिल्डिंग बनानी शुरू हम क्यों अभी नहीं करें? क्यों हम उसको पहले उस फाउंडेशन को खत्म होने दे देंगे, अगले साल या उसके बाद का सोचेंगे, और हम एक अपॉर्चुनिटी भी लूज कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी टू गेट इंक्रीमेंट्स, अपॉर्चुनिटी जहां पर मेरे को मेरे करियर में ग्रोथ मिल रही है, लेकिन मैं उसको 6 महीने और डिले करना चाहती हूँ, 1 साल और डिले करना चाहती हूँ। तो क्यों, वो चीज क्यों करनी? CIB के बेनिफिट्स क्या क्या है, वो चीज तो हमें हेल्प कर सकती है ना समझने के लिए, कि मेरे को CIB अभी देना भी चाहिए कि नहीं। एक चीज तो आपको पता है, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट्स तो आपके पास अभी भी आएंगे, सैलरी इंक्रीमेंट आपके पास अभी भी आएगा। ऑफिसर्स के लिए ये 1 इंक्रीमेंट है, और जो क्लरिकल ग्रेड है उनके लिए इसमें 2 इंक्रीमेंट है। तो आप ये सोचिए, पहले आपने JIB के इंक्रीमेंट्स लिए, उसके बाद आप CIB का इंक्रीमेंट लीजिए, आपका कॉर्पस कितना बढ़ जाता है उससे।
आपकी बेसिक पे जब बढ़ जाएगी तो आपको जो अलाउंसेस मिलते हैं उसमें कितना फर्क आ जाएगा। आपके अलाउंसेस बदलेंगे सिर्फ 1 साल के लिए नहीं, आने वाले जितने साल होंगे जब तक आप जॉब कर रहे हैं उसमें भी तो इसका इंक्रीज दिखेगा। आपकी एनुअल इंक्रीमेंट्स इसी के साथ में तो जुड़ते जाएंगे। सो इजंट दिस अ बिग थिंग, सैलरी इंक्रीमेंट, अलाउंस इंक्रीमेंट, और ऊपर से आपका जो पेंशन का कॉर्पस बढ़ रहा है वो अलग। ये बेनिफिट तो बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं है, क्यों हम अभी छोड़ दें और बाद में फिर शुरू करेंगे, है ना। इट्स ऑल अबाउट द पर्सनल ग्रोथ एज वेल। ये आपको सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ाता है, ये चीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखिए पर्सनल लेवल पर तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कोई जब पेपर दूंगी ना और वो पेपर क्लियर होगा, मैं अगले पेपर के लिए और ज्यादा एंथुजियास्टिक होती हूँ कि चलो ठीक है, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। एटलीस्ट इट इज बेटर देन जस्ट हैविंग अ बेसलेस नेटफ्लिक्स एंड बाकी सब चीजें जो हमें एक लाइन पर स्टेग्नेशन दे देगी, है ना। एंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन वो मेरे को ग्रोथ नहीं दे रही। जो चीज मेरे को पर्सनल ग्रोथ दे रही है, साथ में मेरे को करियर ग्रोथ दे रही है, उसको मैं डिले क्यों करूं? कोई रीजन नहीं होना चाहिए ना उसका। प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके पास स्पेशलाइज्ड रोल्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप अपने रिक्वायर्ड जो आपके डिपार्टमेंट्स है जिसमें आप सच में जाना चाहते थे, आप उसकी तरफ जा सकते हो क्योंकि आप एलिजिबिलिटी बना चुकते हो अपनी। और साथ ही साथ ना देखिए, जब आप लोगों के बीच में बैठते हैं और आप बताते हैं कि हाँ ये हो गया, ये भी हो गया, आई एम राइट नाउ डूइंग द सीसीपीज, और आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में हर जगह पर आपको अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी आपकी बढ़ जाती है, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम आप और एग्जामिनेशन देकर अपनी पोजीशन और इंक्रीज करते हैं। आप अपनी ही जॉब के अंदर एक पैशन भी ढूंढ लेते हैं और एक कंटेंटमेंट भी आने लग जाती है, बिकॉज आपको आपकी रिक्वायर्ड हार्डवर्क का एक आप बोल सकते हैं फ्रूट मिलना शुरू होता है। तो वाई आर वी वेटिंग कि चलिए कोई बात नहीं बाद में देते हैं, है ना। तो अगर हम अभी देना शुरू कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स है। साथ ही साथ आपका नॉलेज एंड स्किल एनहांसमेंट होती है, ये होती है, ये तो साफ सी बात है। आप पढ़ना शुरू करोगे, हर बुक आपको कुछ ना कुछ ज्ञान दे रही है। एवरी सिंगल बुक दैट यू आर रीडिंग इज बेसिकली गोइंग टू enhance योर नॉलेज। सो वेन एवर यू गो फॉर द एग्जामिनेशंस यू आर गेनिंग समथिंग। अब कई बार लोग एंड में भी जो पढ़ते हैं ना कि चलो हम लोग बिगनिंग में नहीं पढ़ पाए, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ पाए, आप उसमें से भी तो कुछ तो गेन कर रहे हो। ये तो नहीं होता जस्ट एग्जामिनेशन दिया, इट्स ऑल फ्लश्ड आउट और हम चले गए वापस नेक्स्ट डे की तरफ। नहीं, आप लोग चीज तो गेन करते ही हो, और वो नॉलेज आपको सिर्फ आज नहीं, आगे बहुत पेपर्स में हेल्प करती है। जेआईबी की बहुत सी नॉलेज आपको आपके प्रमोशन पेपर्स के लिए भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तैयार कर देती है। तो सोचिए कितने एरियाज आपके लिए सीआईबी खोलेगा आगे। तो नॉलेज अपग्रेडेशन है, डिसीजन मेकिंग बेटर होती है क्योंकि अब आप रैंडम डिसीजन मेकिंग पर नहीं हो, अब आप एनालिसिस बेस्ड डिसीजन मेकिंग पर हो। और एडिशनल बेनिफिट्स हैं, आपका स्टेटस बढ़ता है, रिकॉग्निशन बढ़ती है, और जितने आप स्किल बढ़ाएंगे आपकी जॉब सिक्योरिटी उतनी बढ़ती जाएगी। क्योंकि आज के टाइम पर स्टैग्नेशन एक मेजर प्रॉब्लम हो जाती है जब आपको ग्रोथ नहीं मिलती। ग्रोथ के लिए आपको अपग्रेडेशन करनी ही पड़ेगी। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, बिकॉज चार्ल्स डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जहां पर लग जाती है, हमें अपने आप को आगे आगे अपग्रेड करते रहना है ना। अब सीआईबी एग्जामिनेशन का ये तो बेस था, इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ ताकि अपना आइडिया हो जाए कि हमने करना क्या है। आपको इसमें जब आप एग्जाम देंगे तो आपको 2 इंक्रीमेंट मिल जाएंगे, एक इंक्रीमेंट मिलता है ऑफिसर को और 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं या 2 इंक्रीमेंट्स मिलते हैं टू द क्लरिकल ग्रेड। इस एग्जामिनेशन का डेफिनेटली प्रमोशन के टाइम पर भी एक वेटेज अच्छा खासा है, और इससे आपकी टेक्निकल नॉलेज भी बढ़ती है। और साथ ही साथ आपको ना जो आपके इंपॉर्टेंट एरियाज है, जैसे ट्रेजरी मैनेजमेंट में देर आर सो मेनी पीपल हु वांट टू गो, रिस्क मैनेजमेंट है, बैलेंस शीट मैनेजमेंट है, क्रेडिट मैनेजमेंट है, these आर कोर एरियाज जो आपके लिए खुल जाते हैं जस्ट बिकॉज आपने सीआईबी एग्जाम क्लियर किया होता है। और आपको और डिफरेंट डिफरेंट जो आप सर्टिफाइड कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं उसके लिए आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन और बेस दोनों यहाँ से मिल जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम जानते हैं इस एग्जामिनेशन के पेपर्स कौन कौन से हैं। इसके एग्जामिनेशन में आपके पास 4 मेजर पेपर है, आपके कंपल्सरी पेपर। इस पेपर में कुछ कंपल्सरी हैं और कुछ आपके इलेक्टिव यानी ऑप्शनल है। आपके पास में 4 कंपल्सरी पेपर्स हैं, दैट इज एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम एंड बीआरबीएल। ये आपके पास 4 पेपर्स है। और आपका आता है इलेक्टिव, आपका इलेक्टिव पेपर आपके पास 5 है, उनमें से कोई एक आपको चूज करना होता है। ये एग्जामिनेशन भी जेआईबी की तरह ही 100 क्वेश्चंस का होता है और 100 मार्क्स का होता है, और इसकी भी ड्यूरेशन 2 आवर्स है। तो मतलब सेम पैटर्न पर ही है, बस हाँ सिलेबस ज्यादा है,
चैलेंजिंग हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज अगेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड ना। तो आपको उसकी प्रिपरेशन एक और सब्जेक्ट के साथ में करनी है। सो आपके पास 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स देने हैं, एक इलेक्टिव देना है। अगेन इसमें अभी तक आपके पास नेगेटिव मार्किंग का कुछ आया नहीं है, तो वी कैन से कि हाँ भी कोई इलेक्ट आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों की तरफ इसका मीडियम है। मार्क्स आपके 100 हैं। ऑनलाइन मोड रहेगा जैसे हमारा जेआईबी का है, और 2 आवर्स का पेपर है, क्योंकि कुछ पेपर्स आपके न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल बेस्ड है उसमें तो आपको करना ही पड़ेगा। एबीएम न्यूमेरिकल बेस्ड है, पार्ट ऑफ एबीएफएम भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो आपके पास बीएफएम में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। सिर्फ एक बीआरबीएल है जो आपका लॉ बेस्ड आ जाता है। तो ये आपके पास कुछ ऐसे एरियाज है जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं आपका एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट, जिसके बारे में कह रही थी कि इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी है। फर्स्ट पार्ट इज योर स्टैटिस्टिक्स, ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट है। एचआरएम है, क्रेडिट मैनेजमेंट है, एंड देन इज कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो आपके पास मेजर जो आपके पास न्यूमेरिकल पार्ट है वो ए में आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास ए और सी में इसका कुछ पार्ट आता है। देन वी हैव बी एंड डी, जो आप बी तो इज ऑल थ्योरी पार्ट, तो दिस इज ऑल अबाउट एबीएम ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन। इसी सीक्वेंस में आपका पेपर भी होता है। ठीक है, फिर आता है बीएफएम। बीएफएम जितना मैंने बैंकर्स से आज तक सुना है, उनके रिव्यूज हमेशा यही रहते हैं कि ये पेपर सबसे डिफिकल्ट पेपर वो लोग मानते हैं, बिकॉज बहुत फाइनेंशियल नॉलेज है इसके अंदर, और टेक्निकल और टिपिकल वर्डिंग्स भी रहती है, क्योंकि अगेन बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत रहती है। तो बीएफएम में आपके पास इंटरनेशनल बैंकिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है, देन सी इज योर ट्रेजरी मैनेजमेंट, एंड डी इज बैलेंस शीट मैनेजमेंट। इसके अंदर आपका ए और बी जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, सी और डी आपका स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि ये ऑन द इजियर साइड है, और ए और बी आपका थोड़ा डिफिकल्ट साइड वाला है। बट बीएफएम में मैक्सिमम बैंकर्स कहते हैं कि वो काश पहले पढ़ना शुरू करते, क्योंकि उसको समझने के लिए, इस सब्जेक्ट को जानने के लिए थोड़ा सा मुश्किल आती है, और इसमें पासिंग भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है अगेन, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन ज़्यादा चाहिए इसमें। तो जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो इसको ज़्यादा टाइम दीजिएगा। ठीक है, देन पेपर 3 आ जाता है एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंदर आपके पास ना देखिए 4 स्पेसिफिक मॉड्यूल्स हैं, ए बी सी डी। ए में आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, दैट इज द मैनेजमेंट प्रोसेस। बी आपका है एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपका प्रैक्टिकल एरिया है। देन आपके पास में वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ये भी आपका प्रैक्टिकल एरिया है। और डी यानी इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस, ये आपका आ जाता है अगेन थ्योरेटिकल पार्ट। तो आपके पेपर में क्या होता है कि ज़्यादातर आपके पेपर में ए और डी जो है वो थ्योरी पोर्शन है जो ज़्यादा स्कोरिंग रहता है, और बी और सी में बी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सी में से भी इसमें न्यूमेरिकल्स है, कुछ एरियाज है जो पक्के पक्के आते हैं। तो आप उस तरीके से थोड़ा प्लान्ड वे से चलेंगे ना, तो एबीएफएम भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, बिकॉज बीएफएम के बाद जो टफनेस हम लोग मानते हैं ना सब्जेक्ट्स के अंदर, जो टिपिकल है जिनको टाइम चाहिए, बीएफएम के बाद एबीएफएम है वो सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें भी स्कोरिंग ये भी बहुत है, लेकिन बस आपको तरीके से पढ़ाई करनी है। देन आपके पास आ जाता है बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉ। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट इस बुक का यही है। इस पूरे आपको अगर मैं बताऊं तो जो 4 सब्जेक्ट्स हमारे कंपल्सरी है, उनमें सबसे ज़्यादा यही एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। इसमें आई सीन पीपल गोइंग अबव 70 वेरी इजीली, प्रोवाइडेड आप उतना अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप रेगुलेशंस एंड कंप्लायंसेस इसका मॉड्यूल ए में है। मॉड्यूल बी इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट एक्ट्स, लॉज, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। वैसा ही आपको कंटिन्यूएशन में मिलेगा मॉड्यूल सी के अंदर। एस्पेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, लॉ एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेशन, बैंकिंग ऑपरेशंस। एंड लास्ट इज योर कमर्शियल एंड अदर लॉज विद रेफरेंस टू बैंकिंग ऑपरेशंस। पिछले कुछ टाइम में इस पेपर में सिर्फ एक चैलेंजिंग पड़ा जेन्युइन पार्ट आया है कि अब ना ये प्रोविजंस और आपके एक्ट्स के अंदर के ना सेक्शंस भी पूछने लग गए, तो बस उसके लिए प्रिपेयर करना है। बट अदरवाइज दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज सुपर इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम स्कोरिंग एज वेल। तो इसको आप अगर टाइम दे देना, अपना रिक्वायर्ड टाइम दे दे जो इसको चाहिए, तो इसमें तो बहुत आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, बहुत बार बैंकर्स बिल्कुल एंड में आकर पूछते हैं हमें कि मैम इलेक्टिव का क्या होगा। तो वो इलेक्टिव वाला पोर्शन के लिए अभी मैं बताती हूँ।
देखिए ऑफिशियल आईआईबीएफ बुक्स ही आपको फॉलो करनी चाहिए, प्लीज डू नॉट फॉलो एनीथिंग रैंडमली। आप ऑनलाइन बहुत सी चीजें देखते हैं और बहुत सी चीजें अच्छी भी होती हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ये कंफर्म जरूर करना है कि क्या वो मैकमिलन बुक से ही अपना सिलेबस बना रहे हैं या कहीं और से अपने नोट्स और पीडीएफ्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि पेपर आपको आपकी आईआईबीएफ बुक से ही आता है, इसी में से ही क्वेश्चंस बनते हैं, इसी में से ही एमसीक्यूज बनते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ब्लाइंडली इनको तो फॉलो करें ही करें, आपका बेस यही है। ठीक है, अब बारी आती है आपके 5 इलेक्टिव्स कौन कौन से हैं। रूरल बैंकिंग है, एचआरएम है, उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिजिटल बैंकिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है और सेंट्रल बैंकिंग है। अब बात आती है कि मैम इनमें से पढ़ना कौन सा चाहिए। देखिए हर बैंकर का अलग अलग सिस्टम रहता है, बिकॉज आई सीन बैंकर्स जो सेंट्रल बैंकिंग की तरफ थे उन्होंने, जबकि बहुत से लोग कहते हैं ये बहुत डिफिकल्ट एरिया है रिस्क मैनेजमेंट सेंट्रल बैंकिंग, लेकिन जो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जिनकी वर्किंग है ना, जिनकी सीटी इस तरफ रही है, उनके लिए ये बहुत ईजी रहे हैं। जो लोग कंप्यूटर्स पे रहे, जिन्होंने काम किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रहे हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग ईजियर रहा है। और जो लोग आप मान लीजिए इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ी है या आर्ट्स की तरफ रहे हैं या कॉमर्स की तरफ रहे हैं, उनका ज़्यादातर मैंने झुकाव देखा है टुवर्ड्स एचआरएम एंड रूरल बैंकिंग। इकोनॉमिक्स की तरफ रहे हैं तो रूरल बैंकिंग आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप आर्ट्स की तरफ रहे हैं और आपको फिर भी आइडिया है कि आपकी सैलरी कैसे बनती है, एचआरएम मतलब मैनेजमेंट कैसे चलती है ह्यूमन रिसोर्स की, वो सारे के लिए सबसे बढ़िया सब्जेक्ट रहता है एचआरएम। मतलब नॉर्मली मैंने ये देखा है कि बहुत से बैंकर्स एचआरएम की तरफ ज्यादा जाते हैं। आई सीन बैंकर्स सेइंग कि मैम हम ना कोई नया सब्जेक्ट लर्न करना चाहते हैं। आई वुड से कि ये थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए। आप अपने एग्जामिनेशन के लिए ठंडे दिमाग से प्रिपेयर कीजिए और ये देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट आप एंड में आकर जल्दी जल्दी भी पढ़ पाएंगे। ठीक है ना, तो आप उस तरीके से चलिए जो आपको सब्जेक्ट ज्यादा समझ में आते हैं उसकी तरफ आपको बढ़ना चाहिए इलेक्टिव्स में, rather देन समथिंग जो आपने कभी ना पढ़ा हो। सो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होता है, बिकॉज स्कोर करना आसान है, क्योंकि 4 ऑलरेडी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं और इलेक्टिव आपका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए कि ये तो पढ़ा जाएगा। विद दिस पर्टिकुलर थॉट आपको ये सब्जेक्ट को परस्यू करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट एरियाज टू कवर। अब देखिए, अब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो साफ सी बात है कई बार प्रिपरेशन में हमको चाहिए होती है एक प्रॉपर गाइडेंस। अब सिर्फ एक गाइडेंस चाहिए होती है, कई बार हमें एक बूस्ट चाहिए होता है कि कोई ना हमको बता दे कि हम ना कैसे पढ़े, क्या पढ़े, और रूटीन बनवा दे, क्योंकि रूटीन बनना अगेन मुश्किल होता है। वो आपने जेआईबी के एग्जामिनेशन में भी देखा होगा कि मुश्किल कहाँ आती है। मुश्किल आती है जब आप पेपर के लिए पढ़ना शुरू करते हैं, यू आर लुकिंग एट द फैक्ट कि अब हमें ना मेरी रेगुलरिटी नहीं बन रही है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे ना कोर्सेज इस समय आप सबके लिए अवेलेबल है। So, हमारे पास कंप्लीट मास्टर कोर्स है जिसमें आपको हर पर्टिकुलर टॉपिक के मिनी पार्ट भी मिलेंगे, मतलब आपको छोटे छोटे कंसेप्ट में बटी हुई बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिनको आप पढ़ सकते हैं। कोई 9 मिनट्स की, कोई 10 मिनट्स की, कोई 15 मिनट्स की छोटी छोटी वीडियोस है जिनसे आप वो चैप्टर अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, देन वी हैव कंसेप्चुअल नोट्स है, आपके पास सॉल्व पीवाईक्यूज भी मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी है ताकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्गर हो सके। अगर आपको ये चाहिए कि आप लाइव क्रैश कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो लाइव क्रैश कोर्स भी हमारे बस शुरू होने को है। लाइव क्लासेस है, कंसेप्ट नोट्स है, सॉल्व पीवाईक्यूज है और फुल लेंथ टेस्ट है, ये सब आपके पास है। और इसमें आप कोड यूज कर सकते हैं CIB 75। अगर आप मास्टर कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं द कोड बैंकर। मास्टर कोर्स में आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में मिल जाती है जो आपको अच्छे से पढ़ने में हेल्प करती है। और जो पहले एक बार देख चुके हैं, जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर किया हुआ है, उनके लिए सुपर क्रैश कोर्स बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि आप लाइव क्लास में पढ़ते हैं, टीचर्स आपको चीज़ें समझा पाते हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं। इट गिव्स यू मोर क्लैरिटी फर्दर, है ना। सो एवरीवन, दिस इज इट। ये था हमारा पूरा एग्जामिनेशन का तरीका कि सीआईबी के अगर आपने देना है तो क्यों देना है, उस एग्जामिनेशन को पढ़ना है तो है क्या उस एग्जामिनेशन में, और उस एग्जामिनेशन को पढ़ने के लिए अगर मुझे कहीं से गाइडेंस चाहिए तो मैं क्या पढूं। आईआईबीएफ बुक पढ़िए और हमारे कोर्सेज देखिए जो भी आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे क्वेश्चंस, हमारे पीवाईक्यूज, हमारे कंसेप्चुअल नोट्स सब आईआईबीएफ बुक से ही बनता है। हम आईआईबीएफ बुक को ही फॉलो करते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जाम में। So go ahead and prepare well, everyone. Thank you so much for being there, and all the best to start with your journey of CIB exam. Thank you.